नेशन 50 के बाद अब बात अंतरिक्ष की करते हैं, चंद्रयान की करते हैं, क्योंकि चंद्रयान के लिए और चंद्रयान की खबरों पर नजर बनाए लोगों के लिए आज का दिन बहुत अहम है। क्यों अहम है मैं आज आपको बताऊंगा। चांद की ओर लगातार अब चंद्रयान 3 बढ़ रहा है, बेहद नजदीक पहुंच गया है। थोड़ी देर में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा विक्रम लैंडर। जी हां, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। अभी एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में ये चांद का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। 23 अगस्त को इसके बाद चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। चंद्रयान का अब जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल का और लैंडर मॉड्यूल का अलग अलग होना। अभी इस जो चंद्रयान को आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देखिए, ये चंद्रयान जो अभी चक्कर लगा रहा था पहले पृथ्वी की, अब चांद के चक्कर लगा रहा है। ये दो हिस्सों में बंट जाएगा। ये देखिए तस्वीर, ये दो हिस्सों में बंट जाएगा। विक्रम लैंडर जो कि लैंड करेगा चांद की सतह पर, और प्रोपल्शन मॉड्यूल जो लगातार घूमता रहेगा चांद के चारों तरफ, आज दो हिस्सों में बंटने जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होगा जब इन्हें अलग किया जाएगा। चंद्रयान 3 से चंद्रमामा बस 2 कदम दूर। विक्रम धीरे से उतरेगा चांद तेरे जमीन पर। चंद्रयान 3 को मिल गई चांद की तारीख। 3,84,400 किलोमीटर दूर बैठकर हम धरती वालों को ललचाने वाला चंद्रमामा चंद्रयान 3 से बस 2 कदम दूर है। यानी चंद्रयान 3 अब इतिहास रचने वाला है। अब करीब करीब तय होता जा रहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर किस तारीख को और किस टाइम को लैंड कर सकता है। 23 अगस्त को होगा चंद्रयान 3 की लैंडिंग। शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग। जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की जमीन की तस्वीरें लेता है और उस इलाके की तस्वीरें जो है वो लैंडर की मेमोरी में वो पहुंचेंगी। उन तस्वीरों के साथ ही मुकाबला करके, कंपेयर करके ही लैंडर को फाइनली उतरना है। अब तक की जो ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से 23 अगस्त को शाम के 5:47 पर टचडाउन है। बुधवार दोपहर को चंद्रयान 3 ने एक अहम और लैंडिंग से पहले का अंतिम मैन्यूवर कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 अब चांद के निकटतम कक्षा में एंटर हो गया है। यानी अपना चंद्रयान 3 अब अपने सबसे अहम मोड़ पर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार है और आज इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दोपहर 1:08 पर चंद्रयान 3 अंतिम चरण को पूरा करेगा। लैंडर और प्रणोदन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों 100x100 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूमना शुरू करेंगे। दोनों के बीच समान दूरी रखी जाएगी ताकि एक दूसरे से टकराए ना। उस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर ऑर्बिट में अलग हो जाएंगे। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल तो इसी ऑर्बिट में जो है चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और उसके ऑर्बिट को आगे कितना करेक्ट करना है ये इसरो ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। वो उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो लैंडर रोवर है इनको जो है डी बूस्ट करके एक नए ऑर्बिट में डाला जाएगा। वो हाईली इलिप्टिकल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो एपोसिलिन होगी जो डी ऑर्बिट करके लैंडर रोवर की होगी वो भी 153 किलोमीटर के आसपास कुछ 1 किलोमीटर प्लस माइनस हो सकती है। इस तरह लैंडर विक्रम अब चांद से महज कुछ ही किलोमीटर दूर रहेगा। इस लैंडर की स्पीड को 30 किलोमीटर की दूरी पर कम किया जाएगा, जिसकी स्पीड शुरुआती 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यही प्रक्रिया काफी अहम है, लेकिन उससे पहले 18 अगस्त को लैंडर से चांद के और करीब लाने के लिए थ्रस्टर को ऑन किया जाएगा। 20 अगस्त को भी एक बार फिर थ्रस्टर को ऑन किया जाएगा। इस दौरान प्रणोदन मॉड्यूल 100x100 किलोमीटर की ऑर्बिट पर घूम रहा होगा। लैंडिंग पूरी होते ही रोवर की सभी जानकारी लैंडर तक जाएगी। फिर लैंडर इस जानकारी को प्रणोदन मॉड्यूल तक पहुंचाएगा। इसके बाद प्रणोदन मॉड्यूल से ये जानकारी सीधे इसरो तक पहुंचेगी। यानी कहा जाए तो चंद्रयान के अंदर मौजूद लैंडर विक्रम अब आगे का रास्ता तय करेगा। विक्रम के अंदर प्रज्ञान है। चांद की सतह पर लैंडर के उतरते ही प्रज्ञान बाहर निकलेगा और चांद की जमीन को चूम लेगा। फिलहाल इसरो चंद्रयान 3 की एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से इसकी निगरानी की जा रही है। इसरो के मुताबिक अब तक सब कुछ पहले से तय प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है।
23 तारीख करीब है, उधर चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है। टीवी न्यूज नेशन। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप ये तो समझ गए होंगे कि आज का दिन कितना खास है, और अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे 23 अगस्त की तरफ, तब तक सांसें जो हैं वो वैज्ञानिकों से लेकर देशवासियों की बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है अब के दौर, यहां से अब उसकी स्पीड का स्लो होना और धीरे धीरे सॉफ्ट लैंड करना, ये सबसे जरूरी है। जो पूरा प्रोसीजर है वो कैसे होगा, कैसे अब से 23 तारीख तक सारी चीजें होंगी, कैसे सॉफ्ट लैंड होगा, मैं एक एनिमेशन के जरिए आप लोगों को दिखाता और समझाता हूं कि ये पूरा प्रोसीजर होगा कैसे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये एनिमेशन दिखाऊंगा। 14 जुलाई की तारीख आपको याद होगी, जिस वक्त ये धरती से उड़ा था, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं एनिमेशन के जरिए, पहले तो ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, और उससे भी पहले जो एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये पूरा प्रोपल्शन जो था वो अलग हुआ, क्योंकि लगातार जो बूस्टर्स होते हैं, जो इंजन्स होते हैं, वो इसको जो पृथ्वी का वातावरण है उससे बाहर लेकर जाते हैं, ग्रेविटी से बाहर लेकर जाते हैं। उसके बाद हम ऑर्बिट की तरफ चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि पृथ्वी की ऑर्बिट के चारों तरफ घूमना शुरू होता है, यहां से उसकी शुरुआत होती है। ये अलग होने के बाद ये लगभग 10 से 15 मिनट का समय होता है जब ये पूरा प्रोसीजर फॉलो कर लिया जाता है। आपको याद होगा जिस दिन यहां पर लॉन्च किया गया था, उसके 15 मिनट के अंदर ही ये यहां तक के स्टेप्स पूरे हो गए थे। और उसके बाद से अब तक अगर हम देखें तो पहले इसने पृथ्वी की 5 ऑर्बिट के अंदर इसने चक्कर लगाए। ये क्यों लगाए, ये खुद में एक बहुत बड़ी साइंस है। ये फ्यूल को बचाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, चांद की और पृथ्वी की ग्रेविटी का यूज करके इसकी स्पीड को बढ़ाया गया और इसे फिर चांद की ऑर्बिट तक पहुंचाया गया। ये इसीलिए इसने पृथ्वी के इतने चक्कर लगाए। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं, जब चांद की कक्षाओं में पहुंचाया गया, उसके बाद ये लगातार चांद की कक्षा के चारों तरफ घूम रहा था, धीरे धीरे चांद के नजदीक आता जा रहा है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लगातार इसकी जो ऑर्बिट है वो छोटी होती जा रही है। अब आज का दिन वो कौन सा है जिस दिन ये बहुत अहम कदम उठाने वाला है इसरो। आज क्या होगा कि ये अलग होंगे, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर दोनों अलग हो जाएंगे, और उसके बाद ये सॉफ्ट लैंड के लिए लैंडर जो है वो आगे बढ़ेगा। 23 अगस्त को ये शाम को 5:47 पर इस तरीके से सॉफ्ट लैंड करने की कोशिश करेगा। आपको याद होगा पिछली बार चंद्रयान 2 के दौरान यहीं पर एक थोड़ी सी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने इतने अत्याधुनिक तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं कि इस बार इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि यहां पर इस स्टेप पर किसी भी तरीके की निराशा हाथ लगे। खैर, हमारे साथ अभी एक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर आरसी कपूर साहब हैं, खगोल भौतिकी के अच्छे जानकार हैं और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्यों अहम है। सर, सीधा मेरा सवाल यही है, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल जब अलग होंगे, ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जब 2 हिस्सों में बटेगा, तो ये कितना इंपॉर्टेंट और यहां से आगे का सफर कितना कहते हैं चौकन्ना रहने वाला होगा? देखिए, ये बहुत ही नाजुक समय है और मैं समझ सकता हूं कि इसरो में इस समय किस प्रकार का टेंशन है। अगर ऑलरेडी सेपरेशन नहीं हुआ है तो बताया गया कि वो किसी भी समय ये होना है जी। तो बात यह है कि देखिए कि इस समय वो जो यूनिट है यानी चंद्रयान 3 वो 153 गुणा 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्बिट थोड़ा सा एलिप्टिकल है और जब चंद्रमा के निकटतम होते हैं तो 153 किलोमीटर की दूरी इसकी सतह से होती है और दूरतम होते हैं तो 163 किलोमीटर इसकी सतह से दूरी होती है। आज जो है ये एक मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से बेंगलोर से एक कमांड जाएगी सेपरेशन के लिए। तो ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये एक्सप्लोसिव बोल्ट्स के जरिए जुड़े हुए हैं जी। तो बोल्ट्स का एक माइनर एक्सप्लोजन होगा और उससे एकदम से ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग भी है, तो स्प्रिंग एक्शन से जो लैंडर रोवर की जो यूनिट है उसको थोड़ी सी गति मिलेगी और इसरो जो है वो चाहते हैं कि वो करीब 1 मीटर प्रति सेकंड की गति हो। इसके बाद ये दोनों ही अपने ऑर्बिट में चल रहे होंगे लेकिन धीरे धीरे इनकी आपस की गति थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये सेपरेशन की प्रक्रिया है और अपने आप में जो है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है वो कहने में तो बड़ी आसान सी लगती है। आप लोगों को वहां पर देखना चाहिए कि मॉनिटर्स के सामने बैठे किस तरह से इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर जो हैं इस समय वो किस तरह से लगे हुए हैं। सर, मैं एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा। आपने इस प्रोसेस को तो बहुत आसान भाषा में समझाया, मुझे बहुत आसान भाषा में लगा।
एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चांद के बेहद नजदीक है। एक तो कितने किलोमीटर का फासला अभी होगा इस ऑर्बिट के और चांद की सतह के बीच में। दूसरा, एक चीज और कही जा रही है कि आज भी कुछ थ्रस्टर्स ऑन किए जाएंगे और 20 तारीख को भी थ्रस्टर ऑन किए जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्या गति को कम करना जिससे कि सॉफ्ट लैंड आसानी से हो? हाँ, देखिए, इसके बाद जो है ना, सेपरेशन के बाद जो है थोड़ा सा ये इसरो उनकी दोनों के ऑर्बिट्स को इंडिपेंडेंटली चेक करेंगे, तो उसमें अपने हिसाब से कुछ समय लगना है। इसके बाद जो है डी बूस्टिंग की प्रक्रिया है, जो कि लैंडर रोवर के लिए है। बिल्कुल। वो डी बूस्टिंग जो है, जैसा कि अभी तक मुझे जानकारी मिली है, वो 2 चरणों में होगी। पहले तो जो ये मौजूदा जो ऑर्बिट है उसको 120 गुना 150 किलोमीटर के उसमें लाया जाएगा, और सेकंड डीबूस्टिंग में 30 गुना 150 किलोमीटर होगा। तो ये जो है चंद्रयान 2 के समय के जो ऑर्बिट्स थे उनसे थोड़ा फर्क है, लेकिन 30 किलोमीटर की जो ऊंचाई हमको निकटतम अवस्था में चाहिए वो उम्मीद करते हैं कि हासिल होगी, क्योंकि उसी ऊंचाई से 23 अगस्त को जो है इसकी लैंडर रोवर की उतार संपन्न की जानी है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। बेंगलुरु से मेरे संवाददाता यासिर मुश्ताक भी जुड़ गए हैं। यासिर, कमांड मॉड्यूल जो है, जो धरती पर बैठ के कमांड कर रहा है, उसके माथे पर कितनी लकीरें अभी हैं? क्योंकि चिंता बहुत ज्यादा होगी कमांड मॉड्यूल के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए, एक अहम पड़ाव है आज चंद्रयान 3 मिशन का, क्योंकि आज का मॉड्यूल जो है, इसके बाद जो है अब अकेले ही जो है लैंडर को सफर करना होगा। अभी तक प्रोपल्शन मॉड्यूल उसके साथ था, तो पूरी तरह से जो फोर्स मिल रहा था वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से मिल रहा था, लेकिन अब अकेले ही सारा सफर तय करना होगा अगले 23 अगस्त तक। तो सभी वैज्ञानिक जो है इस समय लगे हुए हैं और एक कमांड देने वाले हैं। वो अभी कुछ ही सेकंड्स में जो है वो कमांड दी जाएगी, जिसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है अलग होगा और फिर जो है लैंडर अपना सफर अकेले ही तय करेगा। और जैसे कि प्रोफेसर आपको कपूर साहब बता रहे थे कि 23 तारीख जो है अहम दिन है, न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि उस दिन जो है एक बार फिर इसरो की कोशिश यही रहेगी कि सॉफ्ट लैंडिंग हो। शाम को 5:47 पर जो है प्रक्रिया शुरू होगी और करीब 15 मिनट बाद लगेंगे इस प्रक्रिया को पूरे होने में। 6:05 से 6:10 के बीच जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी चंद्रयान 3 की, जिसके बाद हम देखेंगे कि रोवर से जो है बाहर आएगा लैंडर से, और फिर रोवर जो है जो पेलोड लगे या सर, क्या आप कंफर्म टाइम बता सकते हैं कितनी बजे इस मॉड्यूल को अलग किया जाएगा? इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बटेगा, कोई टाइम फिक्स है क्या? जी बिल्कुल, अभी जो है हमारी सूत्र है इसरो के, उनके मुताबिक अगले कुछ 10 मिनट के बीच में जो है ये प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, और फिर जो है 15 से 20 मिनट के बाद जो है इसरो इसकी औपचारिक जानकारी देंगे कि लैंडर मॉड्यूल को जो है वो अलग कर दिया गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल से। तो अगले आधे घंटे में पूरी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि पूरा जो कमांड देने के बाद जो है जब अलग किया जाता है तो पहले ट्रैक किया जाता है कि कहाँ पे लैंडर मॉड्यूल को रखा गया है, और साथ ही साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल भी इसी ऑर्बिट में वहां पर रहेगा, तो वो कहाँ पे है, तो दोनों की जगह वो पूरी नापी जाती है, जिसके बाद जो है ऑफिशियली जो है 15 से 20 मिनट के बीच इसरो जो है प्रोफेसर कपूर, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं यासिर। आरसी सर, मेरा सवाल यह है कि आपने भी मुझे बताया कि एक एक्सक्लूसिव बोल्ट्स होते हैं जिसके अंदर एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद ये दोनों मॉड्यूल अलग हो जाते हैं। क्या कोई चैलेंजेस होते हैं कि इस वक्त अगर जरा सी लापरवाही हुई तो अंतरिक्ष के असीम गहराई के अंदर भटक सकता है, या फिर ये क्योंकि दोनों अलग हो जाएंगे तो जरा सी भी गति में आगे पीछे हुआ तो दोनों आपस में भी टकरा सकते हैं? क्या ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं? नहीं, ऐसी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिट है वो बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेटेड है, और ये इसरो की जो सॉफ्टवेयर जो है इस पूरी ट्रैकिंग को लेकर के शुरू से लेकर आखिर तक जो है ट्रैकिंग जो इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैलकुलेटेड है, कौन सा काम किस समय होना है। तो इस समय जो है ये कमांड तो बेंगलोर से ही जाएगी, क्योंकि जो है सॉफ्टवेयर बताएगी कि कौन सा क्षण जो है वो सही है। तो माइक्रो सेकंड की भी जो है वो इधर उधर करना ठीक नहीं है, और ना ही वो शायद संभव होगा। तो कमांड से जो है जैसे ये सेपरेट होते हैं, जो कि इसरो की स्टैंडर्ड टेक्निक है, क्योंकि जब ये किसी सैटेलाइट को भेजते हैं तो आखिरी स्टेज से सैटेलाइट कैसे अलग होता है वो भी यही तकनीक है। तो ये जो इनकी आपस की एक गति रखी जाएगी करीब 1 मीटर प्रति सेकंड की, तो उसमें जो है लैंडर थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, और फिर 2-3 फेरों के बाद जो है इसरो एक बात ये तय करेंगे कि अब डी बूस्टिंग जो है किस समय करनी है।
क्योंकि 2-3 फेरों के बाद जो है इनकी आपस की जो दूरियों में है फर्क आएगा, जरा सा हाइट में भी फर्क आएगा, तो वो फिर वो देखा जाना है। हम अपने दर्शकों को वो एनिमेशन भी सर लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अलग होगा और किस तरह से ये भारत जब चांद की सतह पर उतरेगा, जब ये वहां पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंड करेगा, तो किस तरीके की तस्वीरें हो सकती हैं। सर एक चीज जरूर मैं समझना चाहूंगा, चांद की सतह पर उतरने के लिए एक निश्चित समय होगा और उससे पहले स्पीड का मैंने जहां तक रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जितनी भी जानकारी जुटाई, उसमें यह साफ तौर पर है कि स्पीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सॉफ्ट लैंड नहीं होगा। तो स्पीड को कितना रखा जाता है, साथ ही साथ वो क्षण कब होगा जब ये चांद की सतह का रुख करेगा और वो सारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी जब ये सीधे चांद की सतह पर उतरना शुरू करेगा। देखिए अभी तो खैर ये जब ये 2 बार की डीबूस्टिंग होगी और फाइनल जो इच्छित जो कक्षा है वो 30 गुणा 150 किलोमीटर की है, वो काफी एलिप्टिकल हो गई। और साथ में ये भी देखना होता है कि ऑर्बिट जो है पोलर हो, ताकि जो है जिस जमीन पे उतरना है वो ठीक निशाने पर हो, ताकि कोई जो ग्राउंड शिफ्ट जो है ट्रैक पे वो ऐसा इस हिसाब से ना हो जाए कि हम वो गलत जगह में उतरने की संभावना बन जाए। लेकिन जो क्षण है जिसको कि बताया गया है उतरने का, वो 23 तारीख को शाम के 5:47 है और लेकिन उससे पहले ही 15 मिनट पहले ही उतार शुरू होगी, और जिसको कि इसरो कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ टेरर। तो वाकई में उस समय अपने बस में कुछ नहीं होता, जो ही पूरी तरह से जो एल्गोरिदम है और जो कमांड्स हैं लैंडर के अंदर, उन्हीं के हिसाब से उसने चलना है। तो अपने ऑर्बिट से जो इसका इजेक्शन होना है उस समय इसकी स्पीड करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। तो उसके बाद जो है 4-5 चरण हैं जिनमें इसकी गति को धीमा किए जाते रहना है। पहले तो एक रफ ब्रेकिंग है जिसमें ये 30 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आना चाहिए। और जैसे कि मैं ये पहले की जो फिगर्स हैं वही मैं इस समय कोट कर सकता हूं, क्योंकि इसरो ही जो एग्जैक्ट फिगर्स जो है ज्यादा अच्छी तरह से अब आगे बता सकेंगे। फिर इसके बाद जो है एक एटीट्यूड होल्ड है जिसमें 7.4 से 6.8 किलोमीटर तक आना है। उसके बाद जो है इसके लैंडर को एक झुकाव देना है करीब 50 डिग्री का, जो है अपनी कक्षा के हिसाब से। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जैसे आप कभी पूल में जाते हैं तो आप एक ऊंचे रैंप से जो है ना आपने छलांग लगानी है, तो आप दौड़ के आते हैं और रैंप से एक छलांग लगाते हैं तो आपकी कर्व जो है गिरने का ऐसे है। तो लगभग उसी प्रकार से आप समझिए कि जब ये अपनी कक्षा से इजेक्ट होगा तो वो ऐसे ही एक कर्व को फॉलो करेगा जिसमें बीच बीच में कुछ पड़ाव हैं। तो ये जो डाउन रेंज डिस्टेंस है वो करीब 800 किलोमीटर है। तो आप समझिए कि कितना तेजी से शुरू में इसको उतरना है, और आखिर में जो आखिरी कुछ 100 किलोमीटर के बाद जो है 50 किलोमीटर पे आना है, उसके बाद 10 किलोमीटर पे 10 मीटर की ऊंचाई तक आना है, और आखिर में टच डाउन करना है। वो सबसे जो है महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि सारी जो तस्वीरों की जो मेमोरी में जो है तस्वीरें कैद हैं, और इसका जो कैमरा है वो तस्वीरों के साथ मिलान करता है जो अभी ताज़ा ली जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो है एक हॉरिजॉन्टल कैमरा भी है। तो बहुत सारा सिस्टम जो है उसको एक साथ से काम करना है। तो आखिर में जो टच डाउन है वो करीब 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होना चाहिए, ऐसी इसरो की प्लानिंग है। लेकिन जो उसकी टॉलरेंस है जो लैंडर की, वो 3 मीटर प्रति सेकंड को भी झेल सकती है, ऐसा इसरो ने उसको मजबूत बनाया है। सर एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, आपने कहा कि 2 बार थ्रस्टर्स ऑन होंगे, एक बार 20 तारीख को और एक बार आज भी थ्रस्टर्स को ऑन किया जाएगा, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए। थ्रस्टर्स ऑन करना और डीबूस्टिंग करना क्यों जरूरी होता है, आसान भाषा में अगर समझें इसको तो? देखिए जो ऑर्बिट है अभी तो दोनों का ये मान के हम चल रहे हैं कि अभी सेपरेशन नहीं हुआ, आने वाले कुछ मिनट में शायद हो जाएगा जी। तो इस समय वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और 153 गुणा 163 किलोमीटर वाली कक्षा में हैं। तो एक सही क्षण पे ऑर्बिट में इन दोनों को अलग किया जाना है। तो जो प्रोसेस जैसे अभी मैंने बताया एक्सप्लोसिव बोल्ट्स के जरिए जो है सेपरेशन हो जाएगा, और 1 मीटर प्रति सेकंड की एक्स्ट्रा गति जो है वो लैंडर को मिल जाएगी। तो कालांतर में जैसे ये दोनों चल रहे हैं तो इनके आपस की दूरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, और 2-3 फेरों के बाद इनके सेपरेशन और ज्यादा वेल डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो है डी बूस्टिंग है, 2 चरणों में है। एक तो डी बूस्टिंग में 120 गुणा 150
किलोमीटर की कक्षा में लैंडर को लाया जाना है। फिर सेकंड डीबूस्टिंग है, उसमें 30 गुणा 150 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाना है। ये किस समय होंगे ये इसरो से पता चल सकेगा। ठीक है, यासिर भी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यासिर, अब ज्यादा समय है नहीं, क्या हलचल दिख रही है? क्योंकि आपके पास लगातार सोर्सेज से जानकारियां आ रही होंगी। कमांड सेंटर से कुछ जानकारी है कि कितना मिनट और लग सकता है अभी होने में, और क्या प्रोसीजर को शुरू किया गया? जी, जहाँ तक प्रोसीजर की बात है वो शुरू हो चुका है प्रोसीजर, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर वहां से सूचना नहीं मिली है कि कंप्लीट प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कुछ ही देर में जो है औपचारिक तौर पर इसरो इस बात की अनाउंसमेंट करेगी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को जो है सफलतापूर्वक लैंडर मॉड्यूल से अलग किया। देखिए, अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो जटिल प्रक्रिया होती है। इतने दिन की जो मेहनत है, इतने सालों की मेहनत है, इस एक पल पे डिपेंड होती है। यासिर से हमारा संपर्क लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच वहां पर है। मैं सर के पास वापस चलता हूं। कपूर सर मेरे साथ लगातार हैं, जो आप बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये चंद्रयान का अब का आगे का जो सफर होगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। सर, एक चीज और लोगों के मन में है, क्योंकि हाल फिलहाल में रशिया का एक विमान गया, कुछ समय में ही वो वहां पर पहुंच गया, जो चांद की ऑर्बिट थी उसमें पहुंच गया। हमारे विमान को, हमारे चंद्रयान को काफी समय लगा। इसके पीछे बताया जा रहा है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर हमने काम किया जिस पर हम चांद और पृथ्वी की ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं अपने एक फ्यूल को बचाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें इसके फायदे बेनिफिट होंगे। सर, इसको जरा आसान भाषा में समझाएंगे? लोगों के मन में शंका है कि हम इतने स्लो क्यों हैं। देखिए, मैं सर आपको रोक रहा हूं।